दिस इज़ द चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इस चैप्टर को अपन पूरा करेंगे कि अपने कुछ वीडियोस में पार्ट्स वाइज हम इसको पूरा करेंगे। हम कोशिश ये रखेंगे कि हम अपनी वीडियोस को छोटी से छोटी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बुक टू बुक पढ़ें और माइंड में एक बार अपने बताएं कि हमने क्या क्या इस चीज़ में पढ़ा। अब जैसे कि इन दिस चैप्टर हम है ना मेजर है ना 3 चैलेंजेस पर फोकस करते हुए फर्स्ट चैलेंज को देखेंगे। अब फर्स्ट चैलेंज से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वजह कब की थी। आप अगर फ्लैग को देख रहे हो तो आप ये बात तो समझ रहे होंगे कि जब इंडिया और पाकिस्तान मतलब कि कहें तो भारत पूरा आज़ाद हुआ था, तब पार्टीशन के वक्त की ये फ़ोटो है। अब इस पार्टीशन के वक्त की फ़ोटो के बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर में। हमारे चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। अब चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग में हम देखते हैं एट द हावर ऑफ मिडनाइट 14 टू 15 अगस्त 1947। 14 से 15 अगस्त रात के 12 बजे के वक्त इंडिया ने अपना पहला इंडिपेंडेंस अटेंड किया था जवाहरलाल नेहरू के निर्देश अनुसार। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, ये हमारे फ्री इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने एक स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रात में बुलाया गया स्पेशल सेशन इंडिपेंडेंस से कुछ मिनट पहले। दिस वॉज द फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दैट यू आर फैमिलियर विद। आपने सुना होगा ये स्पीच के बारे में। जब हम आज़ाद होने ही वाले थे, कुछ मिनट की बात थी, उस वक्त ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रात में बोली, 14 से 15 अगस्त आधी रात को। अब दिस वाज द मोमेंट इंडिया हैज बीन वेटिंग फॉर। You have read in your history textbook that there were many voices in our national movement, but there were two goals almost everyone agreed upon. इन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी का कहा कि हमको चलना है अपने भाग्य के साथ। उन्होंने साथ में कहा कि इंडिया कई वक्त से कोशिश कर रहा था अपने अपने मूवमेंट से हमें आज़ादी दिलाने की, इंडिया को आज़ादी दिलाने की। कई सारी नेशनल मूवमेंट्स की वॉइसेस भी थी, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि गांधी जी, जैसे कि खुद नेहरू जी, और भी कई सारे लोग जैसे डी आर दास और मोतीलाल नेहरू, कई सारे ऐसे लोग। अब इन सब की जो मांग थी वो इंडिपेंडेंस इंडिया थी, लेकिन इन सब की मांग में दो बातें बहुत ज़्यादा कॉमन थी। वन, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री दो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हमको आफ्टर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमको अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह शो करना है, डेमोग्राफी रखना है हमें अपनी कंट्री को। मतलब हमको इक्वलिटी देनी है, हमको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हमको सब कुछ बढ़िया देना है, किनको? लोगों को। क्योंकि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सीधा मतलब ये है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट को हमें आगे खड़ा करना है। पहली सबकी यही बात थी। सेकंड बात इसमें आई, सेकंड थॉट था सबका, द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड फॉर ऑल। गवर्नमेंट जो काम करेगी वो पूरे लोगों के लिए काम करेगी, सभी लोगों के लिए, देश में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए काम करेगी, ना कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। और स्पेशल थोड़ा बहुत कुछ पुअर्स और सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। अब सोच रहे होंगे कि गुड फॉर ऑल कह रहे हैं और गुड फॉर ऑल में स्पेशल इन कैटेगरीज को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे इन कैटेगरीज का बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था, इसलिए इन कैटेगरीज पे थोड़ा स्पेशल ध्यान देना पड़ा था। जैसे कि एक छोटे बच्चे को और एक बड़े बच्चे में अगर माँ सबसे ज़्यादा प्यार जो देखती है वो छोटे बच्चे को करती है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर भी सेम हाल था। अब दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये काफ़ी ईजी नहीं था। इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, परहैप्स नो अदर country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947। इंडिया एक ऐसी बड़ी परेशानी के बीच में उभरा था और आज़ाद हुआ था, जिन परेशानियों को आज तक कभी भी किसी और कंट्री ने नहीं देखा होगा अपनी आज़ादी के वक्त। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। फ्रीडम सिर्फ फ्रीडम नहीं थी, वो हमारे दिलों को अलग करने वाली एक पार्टीशन को भी जन्म दे रही थी। द ईयर 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement। 1947 ईयर कहा जाए तो एक दिन पहले हम सब अलग थलग हो रहे हैं, हम सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हम सब के जो रिलेशन वाले हैं, घर के जो आसपास में भाई बंधु हैं जिनसे हम बड़े प्यार मोहब्बत से बातचीत करते थे, पान की टपरी पे पान चबाते थे, घूमने जाते थे,
जॉगिंग करते थे, उन सबको उस दिन हमने किसी और जगह पर जाते देखा, मरते देखा, हज़ारों लाखों लोगों को। या फिर या फिर इन सब सिचुएशन के क्रिएट होने के बाद भी हम क्या ईज़िली इसे अपना इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर पाएँगे, एन्जॉय कर पाएँगे? ये जब मुद्दा उठा, इट वाज़ अ सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया कुछ सेवरल ऑब्जेक्टिव्स को सोच करके, इन सब सिचुएशन से लड़ करके आगे बढ़ने लगी। क्योंकि पक्का तो था कि हमको बढ़ना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए इंडिया रुकी नहीं और इंडिया ने अपना काम करते-करते उन्होंने आगे बढ़ना चालू रखा। अब उनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे? द येट द टर्मोइल that accompanied independence did not make our leader lose sight of the multiple challenges that faced in the new nation। जैसे कि हमने अभी-अभी देखा था, जैसे कि पुरानी बात में लिखा है कि this was not going to easy। India was born in very difficult circumstances, perhaps no other country by then। मतलब कि सीधी बात ये है कि जो भी पुरानी कंट्रीज थी जो आज तक आज़ाद हुई थी, वो कभी भी इतनी बड़ी सिचुएशन, इतनी बड़े ट्रॉमा से नहीं गुजरी थी जिस सिचुएशन से गुजरना पड़ा था भारत को। तो इन सिचुएशन के बाद ऐसा नहीं कि लीडर्स ये समझे कि अब हमने आज़ादी पा ली तो हमारा काम ख़त्म हो गया। लीडर्स को ये सोचना पड़ेगा कि है ना, काफ़ी सारी न्यू नेशन को क्रिएट करने में, एस्टेब्लिश करने में और डेवलप करने में जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी उन सबको फेस करना और उन सबको आज़ाद करना। जब ट्रस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच के बाद हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्पीच दी थी इंडिपेंडेंस इंडिया में, तब है ना वो इस तरह से आपके सामने इमेज होगी, इसमें खड़े हुए थे और है ना पूरे लोग आस-पास में उन्हें देख रहे थे। अब ये कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया हैं कि जब आज़ादी मिली थी हमको, तब यूरोप में कई सारे न्यूज़पेपर्स में जैसे कि दी लंदन न्यूज़पेपर, जैसे कि हमारे भारत में द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ मराठी पेपर्स, कुछ उर्दू पेपर्स, उनमें आ रहा था कि 200 सालों बाद भारत को मिली आज़ादी। अब ये सारे कुछ सब कुछ अच्छा था। अब ये हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ तो हो रही थी, लेकिन अब हमारे सामने चैलेंजेस जो बने वो क्या-क्या चैलेंजेस थे? देखो, 3 चैलेंजेस हमारे सामने खड़े होके आए थे। सबसे पहला चैलेंज था हमारा कि हमको द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज़ टू शेप अ नेशन दैट वाज़ यूनाइटेड। हमको एक नेशन को शेप करना है, हमको एक नेशन बनाना है, हमको एक टेरिटरी क्रिएट करनी है जिससे कि हम कह सकें कि ये हमारा भारत है। अब ये कैसे करें? आपको याद होगा कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कुछ महीनों में ही, करीब में भी 2 महीनों में उन्होंने पूरे भारत में घूम-घूम कर कई सारे ऐसे स्टेट्स, कई सारे प्रोविंसेस को, ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थे, कुछ सिंपल रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स, सबको बातचीत करके अपनी साइड में खींचने की पूरी भरपूर कोशिश की। 565 रियासतें थी, 565 रियासतें थी, प्रोविंसेस थे, बट उनमें से कई सारे हमारे साथ जुड़ रहे थे, कुछ हैं जो पाकिस्तान में थे, कुछ इंडिपेंडेंट आज़ादी कर मतलब इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। लेकिन इनमें सबसे बड़े जो नाक में दम करने वाले थे वो थे हमारे जूनागढ़, जो कि गुजरात में, हैदराबाद जो कि आज है हमारे तेलंगाना में, मणिपुर जिसमें अभी भी दंगे फसाद चले हुए हैं, और इसके अलावा हमारा एक है जिसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर। उस वक्त जम्मू कश्मीर को तो छोड़ने की बात भी चल गई थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के राजा ने खुद हमको बुलाया तब हम उधर वहाँ पे गए थे। अब जो फर्स्ट हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आई, पहली दिक्कत जो उसमें था इमीडिएट शेप अ नेशन। अब जो ये शेप अ नेशन है हमारे सामने, ये शेप अ नेशन पे बात करते हुए हमारी बात आई, इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। हमारा इंडिया कॉन्टिनेंटल साइज और डाइवर्सिटी का एक लैंड है। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाएं बोलते हैं हमारे लोग, एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन, और कई सारे देश में कल्चर्स और रिलीजन को एंजॉय किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। एट दैट टाइम इट वॉज widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long। इस तरह की डाइवर्सिटी के होते हुए हम सब एक नहीं रह सकते लंबे समय तक, हम सबको इन डाइवर्सिटीज़ को एक यूनियन में बदलना पड़ेगा। एक तरह से ऐसे करना पड़ेगा कि सब लोग एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के लिए सोचें। The partition of the country appeared to prove everyone's worst fear। ये जो पार्टीशन ऑफ कंट्री था, ये इतना आसानी से कह देना नहीं था, क्योंकि इस कंट्री के पार्टीशन के बाद कई और भी ग्रुप थे,
कल्चर्स थे जो कि कह रहे थे कि हमको अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हमको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको पाक में मिलता है, हमको इंडिया में ही रहना है। कुछ ऐसी कई सारी स्टेट्स थी, तो उन स्टेट्स में सबसे बड़ी कुछ ऐसी स्टेट्स थी, जैसे कि आप अगर सोचोगे कि सबसे ज़्यादा दंगे फसाद कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा दंगे फसाद आज और पुराने वक्त में उन्हीं जगहों पर हैं जिन जगहों का अभी अपन ने नाम देखा। जैसे कि मणिपुर का आप सुन रहे हो, मणिपुर में क्यों हो रखा है ये? क्योंकि मणिपुर को हमने उस वक्त में अपना बनाया था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अपने दिमाग से, अपनी डिप्लोमेटिक सोच, अपनी कूटनीति से उसको अपना बनाया था। वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री? कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में सर्वाइव कर सकेगा? वुड इट डू so, emphasizing national unity at the cost of every other objectives? सब लोगों को एक उत्साह था, एक सोच थी उन सबकी कि क्या नेशनल यूनिटी कॉस्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव को शो कर पाएगी? क्या हम सब एक हो पाएंगे? वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रिलीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज, और या फिर हम सब की सब रिलीजन को, सब नेशनल आइडेंटिटीज को दबा देंगे और किसी एक आइडेंटिटी को सबसे ज़्यादा ऊपर उठा देंगे? एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन, और उसी वक्त एक और क्वेश्चन आया, अर्जेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये सारे क्वेश्चन। एंड वन अदर्स इज हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड? हम इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी कैसे करेंगे इंडिया के अंदर? हम कैसे कई सारे स्टेट्स को इंडिया में मिलाएंगे? अब द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टेब्लिश, ये तो हमारा था फर्स्ट चैलेंज। अब इस फर्स्ट चैलेंज में हमारे महात्मा गांधी जी ने थॉट दिया था, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन। हम देख रहे हैं कि गांधी जी कह रहे हैं कि आज हम सब आज़ाद हो चुके हैं, हम सब बंधुआ मजदूरी या फिर मजदूरी से आज़ाद हो चुके हैं। ब्रिटिश डोमिनेशन जो था उस वक्त में, उसने हमें आज़ादी नहीं दी थी, हमें मजदूरी कराते थे। बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन, लेकिन आज इस रात को इंडिया पार्टीशन में है, इंडिया अलग थलग हो रखा है, इंडिया टूट रहा है। टुमारो विल thus be a day of rejoicing as well as of of mourning। अब हम आगे चल के हम इसी चीज़ को, आज हमारे साथ जो बीत रही है, इसको हम कई बार हम रिजॉइसिंग एज वेल एज मोर्निंग, हम है ना गपशप में बताएंगे, हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, हम समझेंगे, हमें कितना दुख होगा इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। द सेकंड चैलेंज वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का, उसके बाद हमारा सेकंड चैलेंज, इमीडिएट चैलेंज आया एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बड़ा बनाना। अब यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले बहुत काफ़ी पढ़ रखा है। यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एग्जिस्टेंट एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। और इसी मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कई सारे राइट्स दिए हैं, और हमें राइट टू वोट का भी एक राइट दिया, जिसमें हम कहते हैं ये एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें हमने इंडिया एडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा था जो भी पुराने लीडर्स थे, नेशनल मूवमेंट्स वाले लोग थे, उन लोगों की पहली इच्छा क्या थी? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करें, पार्लियामेंट फॉर्म करें, गवर्नमेंट बनाएं। दिस फीचर एंश्योर दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। और ये जो भी हम गवर्नमेंट बनाएं, ये देखें कि हमारे जो इलेक्शन हो रहे हैं वो परफेक्ट हो रहे हैं, हम देखें कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को सही से कर पा रहे हैं हम अपने पॉलिटिकल कंपटीशन को डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। अब चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, लेकिन नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है फॉर एस्टेब्लिशमेंट आर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बनाने के लिए। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। चैलेंज इसके साथ ये भी बनता है कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जो हम बना रहे हैं अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ये कैसे हम पालन कर पाएंगे, ये कैसे हम अपना बना पाएंगे, सब लोगों को कैसे इन पर खड़े कर पाएंगे और सब लोग इसे माने, ऐसा कैसे कर पाएंगे। द थर्ड चैलेंज वॉज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी।
हम ये देख रहे थे कि हमें वेल बीइंग करना है एंटायर सोसाइटी का। थर्ड चैलेंज था हमारा कि हमको किसी को नीचे नहीं, किसी को ऊपर नहीं मानना। एंड नॉट ओनली द सम सेक्शंस, कुछ सेक्शंस को ऊपर नहीं मानना, हमें सबको बराबर मानना है। हियर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स एंड रिलीजन एंड कल्चर कम्युनिटीज। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे स्पेशल ध्यान दिया, हमारे आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 16.4। इसमें हम कहते थे 16 में इक्वलिटी, बट इन 16.4 we said about that we have a reserve category also that getting the special type of reservation for developing themselves। हमने इस चीज़ की भी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करी क्योंकि वो बात उठी थी हमारे थर्ड चैलेंज में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा पार्ट 4 डीपीएसपी है उसकी हमने बात करी। द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव, हमने कुछ गोल्स बनाया जो कि हर एक स्टेट को अचीव करने हैं डीपीएसपी में। द रियल चैलेंज नाउ वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और हमारा एक लास्ट चैलेंज आया जिसमें हमने बात करी कि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है और पॉवर्टी और गरीबी को दूर भी करना है। तो यहाँ पे हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।